शब्बीर कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, MPA हमारे शाहनवाज जदून साहब हैं, हमारे ILF सिंध के सदर जनाब रियाज आफंदी साहब मौजूद हैं, हमारे सीनियर वकला लीडर हमारे एडवोकेट अनवर कमाल साहब मौजूद हैं, जो कि मैं सोच रहा था असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बताऊँ या ना बताऊँ इसलिए बिल्कुल असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी हैं, पार्टी के हमारे साथी हैं। तो आज सबसे पहले आपके सवाल से पहले मैं जवाब ही दे दूँ कि बल्दियाती इलेक्शन KP में क्या हुआ। तो हम समझते हैं कि KP में जो हुआ उसमें कुछ टिकट्स देने के अंदर हमसे गलतियां हुई और KP में असल मुकाबला PTI वर्सेस PTI था और हमने देखा कि उसकी शिकायत हम देखते रहे, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि उसमें हमारी मुकामी लीडरशिप की इसमें नाकामी रही कि हम सबको एक साथ एक पेज पर नहीं बिठा सके। मिसाल ये है कि कोहाट में जिसको हमने टिकट नहीं दिया वही PTI का, तो उसने भी खान साहब की तस्वीर लगाई हुई थी। वो रनर अप है, टिकट वाला तीसरे नंबर पे है। इसी तरीके से कई MP MNAs के मामलात थे। एक तो ये इशू था, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन है, जो पोस्ट कोविड इम्पैक्ट है, जो दुनिया जहान में कोविड का इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से महंगाई का इम्पैक्ट है, उसने भी हमें असर किया। लेकिन मेजर इशू ये रहा कि टिकट्स हमने कुछ सही नहीं दिए। लेकिन एक और एंगल भी है इसके अंदर, जो इंडिपेंडेंट जीते उसमें 5 हमारे, जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 5 ऑलरेडी PTI के ही हैं, जो दोबारा PTI के अंदर शामिल होंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी फिर भी वोट सबसे ज़्यादा देखें तो हमारे इंडिपेंडेंट्स मतलब इमरान खान का वोट मिला है। दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि बड़ा एक आसान सी चीज़ है कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, मतलब हम इसको समझ तस्लीम करते हैं कि हमारी गलतियाँ भी हैं कुछ इसमें, और हम कोई शोर नहीं मचाना चाहते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होता है बरादरियों का, शख्सियात का, इलाकों का। MP MNA भी आपस में लड़ जाते हैं, मेरा शाहनवाज का, मेरा शबीर साहब का, आपस के इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन होता है पार्टी का और पार्टी के लीडर का। तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँ कि मिसाल उसकी मैं मिसाल दूँ कि क्या फ़र्क है 2013 के कराची के जनरल इलेक्शन में कराची में 8.5 लाख वोट तहरीक इंसाफ ने लिया था। सीटें हमारी शायद एक थी, लेकिन 8.5 लाख वोट लिया था हमने। और 2015 में 1,75,000 यही हुआ था कि PTI तो गई, तब्दीली गई, ये गया वो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में 12.5 लाख इलेक्शन क्लीन स्वीप कराची। तो ये एक वो नैरेटिव है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को पार्टी के मकबूलियत से, पार्टी के उससे हम नहीं जांच सकते। वो अलग होता है, बरादरियां जीतती हैं, बरादरियां हारती हैं, पार्टियां जीतती हैं, ये है। लेकिन हम शिकस्त हमें हुई है वहाँ, जो हम सोच रहे थे वो नहीं हो पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगला आप देखिएगा, आज कप्तान ने, इमरान खान साहब ने कहा है कि अगला लोकल गवर्नमेंट के टिकट्स, हमसे गलतियां हुई हैं, मैं खुद दूंगा। पूरे पाकिस्तान में उनकी डायरेक्शंस आ गई हैं चेयरमैन PTI और प्राइम मिनिस्टर साहब की कि इंशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट के जो आइंदा जो भी बोर्ड्स, इस दफ़ा गलती मेरी बोर्ड भी नहीं बना था, वहाँ पार्लिमानी बोर्ड नहीं था, इंशाल्लाह अब खुद मॉनिटर किया जाएगा, पार्टी चेयरमैन खुद मॉनिटर करेंगे। तो इंशाल्लाह रिजल्ट वही आएगा जो GB में था, जो कश्मीर में था, जो 18 में था, जो इंशाल्लाह 23 में होगा। सबसे पहली बात ये हो गई है कि इंशाल्लाह बाकी ये जो बगलें बजाते हैं, मतलब आप देखें ना, एक पाकिस्तान बनने से पहली पार्टी है, पाकिस्तान बने, पाकिस्तान को भी उन्होंने नहीं मान रहे थे वो लोग। उसके बाद 50 साल पुरानी पार्टी है, उसके बाद नून लीग है, 2 ही पार्टियां होती थी। आज सूरत हाल ये है कि हर सूबे में किसी भी पार्टी का मुकाबला है तो वर्सेस तहरीक इंसाफ है। आप देखिए ना, इमरान खान को तो कहते हैं ना सियासत ही नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को अवाम के दिलों में रहने की सियासत आती है, इमरान के दिलों में रहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि KP से नून लीग रवानदे फारिग, पीपल्स पार्टी फारिग, पंजाब से JUI फारिग, KP में मुकाबला JUI से, नून लीग PP फारिग, पंजाब में मुकाबला PTI का नून लीग से, पीपल्स पार्टी JUI फारिग,
सिंध में पीटीआई का मुकाबला पीपल्स पार्टी से नून लीग और जेयूआई फारिग। तो मैं कहना चाहता हूँ जीबी में तहरीक इंसाफ का मुकाबला इन सब से, बकिया तमाम जमातें फारिग। कश्मीर में तहरीक इंसाफ का मुकाबला इन सब से, तमाम जमातें फारिग। और बलोचिस्तान में हमारा और हमारे इत्तेहादियों का मुकाबला इन तमाम जमातों से सब फारिग। तो मैं कहना चाहता हूँ एक कौमी पार्टी, एक मुल्कगीर पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ एक मुल्कगीर पार्टी के तौर पे सामने आ चुकी है, मकबूल पार्टी के तौर पे सामने आ चुकी है और मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ सूबों से इनके सफाया हो चुके। 20 करोड़ खर्च करने के दावे कर रहे हैं वो साहब। फेडरेशन में रह के उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अपनी कार्रवाइयाँ डाली। 20 करोड़ के उन्होंने दावा भी किया कि पता नहीं उन्होंने खर्च किया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई डालनी चाहिए। तो इंशाल्लाह बकिया जो केपी के इलेक्शन आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसके अंदर तहरीक इंसाफ भरपूर कामयाबियाँ करेगी और जो कामयाबी हासिल करेगी, जो हमने जो गलतियाँ की हैं उसको हम नहीं दोहराएंगे, जो हमने टिकट देने में जो गलतियाँ की हैं। अब एक और अलमनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या, शेर शाह वाक़या। शेर शाह में जो नाला धमाका हुआ, 17 शहरी बेचारे जान से गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। उसमें सभी बहुत मोहतरम हैं, लेकिन एक ख़ास हमारे आलमगीर खान साहब के वालिद साहब भी, दिलावर खान साहब भी उसमें बेचारे जान से चले गए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आलमगीर इस शहर के लोगों को इन गटरों से बचाने की जंग लड़ते लड़ते अपने वालिद को इस गटर गर्दी की नज़र हो गए। उसके वालिद इस सिंध हुकूमत की, इस KMC की, इस नालायक, नामराद, इस नऊसत ज़दा हुकूमत की गटर गर्दी का नज़र होकर हमारे एक MNA साहब ने अपने वालिद को खो दिया। आज हम यकीन करेंगे कि ठीक करता था वो, अगर मुराद अली शाह साहब की तस्वीर गटर पे लगाता था ठीक करता था, बिलावल जरदारी की तस्वीर गटर पे लगाता था ठीक करता था। आज इसी गटर नाले के नज़र होकर 17 लोग चले गए। इससे पहले भी हुआ ऐसा। मैं कहना चाहता हूँ रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए कि आज से 5 रोज़ पहले महमूदाबाद नाले का इफ्तिताह हुआ और गुज्जर नाला काफ़ी हद तक ठीक हो चुका, कुरंगी नाला काफ़ी हद तक ठीक हो चुका। जब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 3 बड़े नाले हमने साफ़ करने थे, जिसमें गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला था, जबकि 41 KMC के नाले, जिसमें से ये नाला भी शामिल था, और 500 के करीब DMCs के नाले सिंध हुकूमत ने वो करने थे, साफ करने थे। और मैं कहना चाहता हूँ नहायत ही अफसोस से कि सिंध हुकूमत इन नालों को साफ करने में नाकाम हुई और ये जो धमाका हुआ इसकी जिम्मेदार ये सिंध की नाजायज़, नामुराद, नऊसत ज़दा हुकूमत है कि उन्होंने इस नाले को साफ नहीं किया। और ये ऐसे कई नाले हैं। तो इसका एक एंगल तो ये है कि जो इन्होंने सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी KMC के नालों की सफाई, DMC के नालों की सफाई, वो उन्होंने नहीं की। अब दूसरा एंगल लीजिए, साइट किसका इदारा है? अब वो FIR काट रहे। भाई 1965 की बनी हुई बिल्डिंग है, ये डिट्रैक करना चाह रहे हैं लोगों को। 1965 में ये गलत हुआ। चलो उस वक्त जिसने बनाई तो 70 के बाद तो अब आगे 50 साल से आप मौजूद थे, हटा देते ना इसको। 1971 में PP की गवर्नमेंट आई और मुख्तलिफ 4-5 अदवार रहे इनके, 6-7-8 अदवार इनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रहे हैं। और उसके बाद अब तो सुप्रीम कोर्ट ने नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट का हटाने का कहा हुआ था, हटा देते। ना नाला साफ किया, ना गटरों को साफ किया, जिसकी वजह से ये गटर गर्दी का शिकार हो गए। 17 लोग जान से चले गए। पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो गए। साइट ने जिम्मेदारी नहीं निभाई अपनी, उनकी जिम्मेदारी थी। अब बड़े बड़े बयानात आगे दे रहे हैं। दूसरा, इनका माशाल्लाह अनोखा लाडला जो कि KMC के एडमिनिस्ट्रेटर है आजकल, जो कि एनवायरनमेंट के एडवाइज़र भी रहे हैं पिछले 6-7 साल से। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसका एक बड़ा डाकू किस्म का नई मुग़ल है, पता नहीं सलीम मुग़ल है, उसका PD भी है, इंचार्ज है। सीपा की जिम्मेदारी है, अगर कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट, कोई नाला, कोई केमिकल्स किसी नाले में जा रहे हैं तो उसको इंडस्ट्री में एफ्लुएंट प्लांट के ज़रिए साफ़ कराना सीपा की जिम्मेदारी थी, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब भत्ता आता है तो साईं चुप हो जाता है।
جب بھتہ کہیں سے آتا ہے تو گندا نالا بھی چلتا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں اس نالے کی ذمہ دار کے ایم سی, جس کا ایڈمنسٹریٹر انوکھا لاڈلا, ذمہ دار پیپلز پارٹی. سائٹ نے اگر بلڈنگ کو انلیگل بننے دیا تو ذمہ دار سندھ حکومت اور یہ نامراد حکومت. اور انوائرمنٹ کی میں اگر انڈسٹریل ویسٹ آیا اور جس نے گیسز بنائے تو اس کی ذمہ دار بھی یہی سندھ حکومت. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 17 لوگ, اس سے پہلے بھی کئی دفعہ واقعات ہو گئے. اور بات کرتے ہیں انکروچمنٹ کی. جہاں انہوں نے سسٹم کو زمینوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں انکروچمنٹ, وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, وہاں انکروچمنٹ خالی ہو رہی ہوتی ہے. گلستان جوہر میں 50 بنگلے کے ڈی اے کو خود الاٹ کیا, وہ پہنچ گئی مالک بننے کے لیے. وہ بیچارے شہری وہاں گلستان جوہر میں باہر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. اس شہر کراچی میں ڈسٹرکٹ ویسٹ میں علی حسن بروہی, ایک مافیا جو کہ پتہ میں فارنرز کے کس کس کیس میں, منی لانڈرنگ کس کس کیسز میں, سب ایف آئی اے بھی تحقیقات اس کی کر رہی ہے. لازم بچتا نہیں ہے, بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی. اس کے ذریعے انکروچمنٹ کی پولیس اور مل کے لوگوں کو گھروں سے بے دخل کر رہے ہیں, گوٹھوں سے بے دخل کر رہے ہیں, کے ڈی اے کو بے دخل کر رہے ہیں. جو زمین ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ بے دخل کرتے ہیں. وہاں ان کو خیال نہیں آتا, لیکن سپریم کورٹ کوئی آرڈر کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں ہم تو نہیں کرنے دیں گے, اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اب پتہ چلا کہ وہ جو بل آیا تھا, میرے صحافی بھائیوں آپ لوگ سندھ اسمبلی میں موجود تھے, ایک بل آیا تھا جس میں بڑا انہوں نے نسلے کا مسئلہ بتایا تھا, بڑا درد بتایا تھا نسلہ کا. اس بل میں اس جیسی تمام بلڈنگز کو یہ ریگولرائز کرنا چاہ رہے تھے جو نالے پہ ہے, رستے پہ ہے, روڈ پہ ہے, گراؤنڈ پہ ہے. آج بھی پورشن بن رہے ہیں. آج جی نہیں, بل جو لائے تھے بھائی, آرڈیننس تو بات کی بات ہے, بل بھی تو لائے تھے اسمبلی میں, بل لائے تھے کہ جی تمام غیر قانونی بلڈنگ. آپ بھول گئے, کدھر بھول گئے سائیں, ہمیں یاد ہے, آپ بھول جاؤ بے شک, ہمیں یاد ہے. یہ بل بھی انہوں نے پاس کرایا تھا, قرارداد پاس کرائی تھی کہ جی تمام جو ہے بلڈنگز کو ان کو اس کو بل کی صورت میں لانا ہے. انہوں نے قرارداد پاس کرائی تھی, پھر اس کو بل کی صورت میں لانا تھا, پھر اس کو آرڈیننس میں کنورٹ کر دیا اور آرڈیننس بنا دیا کہ ساری مطلب اس کو زمین ریگولائز کرنا چاہتے ہیں. یہ اسی قسم کی جو قاتل بلڈنگز ہیں آج بھی پورشنز بن رہے ہیں. یہ قرارداد میں سپریم کورٹ کے خلاف جا کر گورنر صاحب کو سپریم کورٹ سے لڑانا چاہتے تھے. ہر آرڈر جو سپریم کورٹ کرتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ آرڈیننس بھی اسی بلڈنگز کو, اس قسم کی جو ہزاروں بلڈنگز کو ریگولائز کرنے کے لیے یہ آرڈیننس لانا چاہ رہے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں ان کی ہر کل الگ الگ ہے. اب ایک اور آج ایشو چل رہا ہے, پولیس افسران, ڈی آئی جیز, پی ایس پی افسران اور 2 پی اے ایس افسرز جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو کہ ان کی امپلائر ہیں, جس کے یہ جن کے پاس جس کے نمائندے ہیں, جن کے افسران ہیں, ان کو انہوں نے آج دھمکی دی ہے, بلیک میل کیا ہے. افسوس کہنا چاہتا ہوں ان کی مکروہ چہرے سامنے آ جاتے ہیں کہ ایک آفسر قانون اور آئین کے مطابق اپنے جو ان کا امپلائر ہے وہ فیڈریشن کے افسران ہے, آئین کے آرٹیکل 240 اور 241 فیڈریشن کے افسران کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک پورے رولز مرتب کیے ہوئے, قانون موجود ہے. جن افسران نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے جا کے پوسٹ اپنا چارج لیا, آج ان کو دھمکیانہ لیٹر نکالا ہے, تنخواہ بند کر دو, اے سی آر غلط کر دو, ایل پی سی بند کر دو, پتہ نہیں کیا کیا, میں اور ان کی اے سی آر خراب کر دوں. میں کہتا ہوں کیا بے شرمی ہے. اگر کوئی رولز کے مطابق افسرانوں کو غلام بنانا چاہ رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذاتی غلام بن جائیں. 20 گریڈ کا افسر, یہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, پی ایس پی, آپ کے کوئی سندھ پبلک سروس کمیشن کی بھرتی نہیں ہوتی ہے, یہ آپ کے ڈائریکٹ بھرتی کیے ہوئے لوگ نہیں ہوتے کرمنلز. یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں, آگے بڑھتے, بعد میں یہاں کے آپ خراب کر دیتے انہیں. سندھ میں جن کو آتا ہے کرپشن پہ لگاتے ہیں, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. لیکن اگر انہوں نے افسران نے, پی ایس پی اور پی ایس افسران نے یہاں سے ریلیو ہو کر چلے گئے اور آرڈرز کو obey کیا, آج ان کو دھمکی آمیز لیٹر نکالا بھی کس نے؟ فیاض جتوئی, جو خود انڈر ٹرانسفر ہے, اسٹیبلشمنٹ اوبے نہیں کیا ہے. سیکٹری سروسز خود منع کر رہا ہے کہ جی ہمیں نہیں جانا چاہیے باہر. اور سیکٹری سروسز فیاض جتوئی جو کہ ڈیفیکٹو چیف سیکٹری ہے, ڈیفیکٹو سی ایس ہے, سندھ سی ایم ہاؤس میں 2-2.5 سال سے بیٹھ کے
स्टाम्प ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहा है। इसी अंदाज से फ़ारूक बशीर जो कि डिफेक्टो आईजी है, और मकसूद मेमन साहब माशाल्लाह, उनको तो पता ही जरदारी फोर्स के सरबराह हैं, वो SSU जरदारी फोर्स है, जब से आए उधर से हिलते ही नहीं है। SP भी वहीं के, DIG भी एडमिन बन गए। इन लोगों को बचाने के लिए खुद ही लेटर निकलवा लिए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ वज़ीर आला साहब, आप आइन की खिलाफ वर्जियाँ करके आप सिक्योरिटी रिस्क बनते जा रहे हैं इस मुल्क के लिए। आप ऐसे कभी आप कहते हैं कि जी सिंध को सोचने पे मजबूर ना करो। तो ये जो अफसरान के हवाले से आज जिन्होंने धमकी आमेज़ लेटर लिखा है, मैं फेडरल गवर्नमेंट से कहता हूँ कि इन तमाम अफसरान को जिन्होंने कानून और आइन के मुताबिक जाकर फेडरल गवर्नमेंट में ज्वाइन किया है, उनको इनकी ब्लैकमेलिंग से बचाया जाए। इनकी ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि सियासत गर्दी है, और ये सिंध वज़ीर आला सिंध जो अपना ग़ुलाम बना के रखना चाहते हैं कि जो इन्हीं के मकसूद मेमन किस्म के। अच्छा, हसन नकवी वो भी नहीं, उसको भी लिख दिया तुम भी ना जाना, खुद को खुद लेटर लिखवा लिया है हसन नकवी साहब। चूँकि सिंध में जो करप्शन हुई है, सिंध में जो करप्शन हुई है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका जिम्मेदार है, और हसन नकवी साहब सेक्रेटरी फाइनेंस रहे हैं। उन खुद को लेटर लिखवा दिया, फयाज जतोई, हसन नकवी, मकसूद मेमन, ये वो तमाम लोग हैं जो यहाँ से नहीं छोड़ रहे हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ बड़ा अफसोसनाक वाक़या, मैं जा नहीं सका नवाबशाह, लेकिन हमें अगर हमारी बहन बेटियाँ, हमारे लोग रोड पर बैठे हैं सर्दी में किसी इशू पर, तो यहाँ बैठकर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। हमारे वकला साहिबान ने, उनसे मशवरा किया हमने, हमारे पार्लियामेंटेरियंस की, असम्बली मेंबर्स की। ये नवाब वली मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह नवाब वली मोहम्मद का इलाका है, जहाँ के एक केटी जरदारी बनाई जा रही है। अली हसन जरदारी ने, जो कि ठट्ठा में भी हज़ार एकड़ ज़मीनें कब्ज़ा कर ली हैं, अली हसन जरदारी के फ्रंट मैन ने एक झील, केटी में झील पे कब्ज़ा करने के लिए हज़ारों एकड़ ज़मीन, भंड बरादरी है और सोलंगी बरादरी है, संगरा बरादरी है, उसकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है पुलिस के ज़रिए। और ये बेचारे पिछले 10-15 रोज़ से मुजाहरा कर रहे थे। कल से ये अपने बच्चों समेत, ख़वातीन समेत सख्त सर्दी में रोड पर बैठे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि इसके फौरी तौर पे इनके कब्ज़े खाली किए जाएँ, इनके ख़िलाफ़ ये जो पुलिस गर्दी है बंद की जाए, और नहीं तो तहरीक इंसाफ इनके धरने में शामिल होकर इनके हम साथ खड़े हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त इस अंदाज से पुलिस गर्दी आम थी, गटर गर्दी तो अब शुरू हो गई है पुलिस में। जैसे अभी हमारा वहाब रियाज नाम का एक बेचारा कोरंगी में एक नौजवान को पुलिस ने मार दिया, अरसलान को मार दिया, टंडो अरसलान महसूद को टंडो वाला यार में अभी 3 दिन पहले पुलिस थाने में लोग मार दिया। सिंध पुलिस स्टेट बन चुकी है। सिंध को इलेक्शन, ये पुलिस के ज़रिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं, ये ज़्यादती ज़बरदस्ती के ज़रिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं। शबीर भाई थोड़ी सी बात करेंगे, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि इनका ये हल्का है जो शेर शाह का हल्का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु अला रसूलिल करीम। जैसे कि अली भाई ने बताया शीशे की जो सूरत हाल थी, अच्छा इससे पहले 6 माह पहले हम एज ए PTI वहाँ तमाम एहतजाज भी हम करते रहे, और तमाम डिपार्टमेंट को हमने ख़त भी लिखे कि जो शीशा है और साइड एरिया पूरा जो है गटर सीवरेज के पानी पर वाक़ है, और तमाम नाले ज़ब्त कर लिए गए। अच्छा, ये जो वाक़ हुआ था ये तो फिर भी इंडस्ट्रियल एरिया में था, और एक हाफ डे था। खुदा न खास्ता वर्किंग डे होता तो उससे क्या मुजाहरा होता, लेकिन इसके सामने जो सामने इलाका है वो शीशा कॉलोनी है, जो वहाँ से लेकर लियारी एक्सेस वे तक जो नाला जा रहा पूरा कवर्ड है और टोटा इनक्लोज है। अच्छा, इस पर हमने जो है SSP साहब, DC साहब को, कमिश्नर साहब को 12 बावर कराया कि जनाब इस जो नाले को मुकम्मल तरीके से नाजायज़ तजावीज़ात ख़त्म की जाए, और अगर नाजायज़ तजावीज़ात ख़त्म नहीं हुई, ये छोटा मैं अल्लाह ना करे, ये तो अभी इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ हुआ था, 17 मर्डर बेचारे शहीद हुए। खुदा ना खासा अगर ये यहाँ अगर आप इस रोड पर आगे जाए नाले के ऊपर, तो ये पूरे इस पर स्कूल बने हुए, घर बने हुए, खुदा ना खासा हो ये पूरा पैक है। अगर अल्लाह ना करे मैं मीडिया के ज़रिए दोबारा ये बावर कराना चाह रहा हूँ, अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा वाक़या हो तो बहुत ज़्यादा होगी, ना काबिल नुकसान, तलाफ़ी नुकसान होगा। मैं इस फोरम से चीफ जस्टिस साहब को भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि उन्होंने नालों की एक मुहिम चलाई हुई है, तो मैं उनको दावत देता हूँ आए साइड एरिया में आए। अच्छा, साइड एरिया में 212 से ज़्यादा फैक्ट्री ऐसी हैं जिनको नाजायज़ लीज करके नाले उनके अंडर कर दिए गए। अच्छा, इसकी पूरी लिस्ट आप मौजूद है, और ये बात हमने MD साइड को बता चुके हैं कि जनाब ये तमाम नाले जो है
बल्कि आपको अभी भी आप जाकर देख सकते हैं SSP ऑफिस के सामने जो एक मार्केट नाले अभी भी तामीरात हो रहे हैं वहाँ पर, उसके पीछे भी तामीरात शुरू हो रही है, वहाँ पिलर भी लगे हुए हैं, उसकी तस्वीर में आपको बता दें अभी भी काम शुरू हो रहे हैं। तो लिहाजा हम अच्छा ये काम किसका है? ये साइट लिमिटेड का काम है। साइट लिमिटेड किसके माथे थे? हुकूमत सिंध के माथे थे। और यहाँ क्या होता है, साइट लिमिटेड पे वो अफसरान बैठे हुए जो नाजायज लीज भी दे रहे हैं कि बोलते हैं कि जनाब लीज एरिया का लीज। अगर मैं होम सेक्रेटरी साहब ने जो किया, मैं उनको भी खातिर तहसीन पेश करता हूँ कि लीज हो या ना लीज हो, जो भी नालों पर होगा उनको तोड़ा जाएगा। तो मैं एक बार तमाम आला हकाम से और ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट तो सुनेगी नहीं क्योंकि उनका काम सुनना नहीं है, काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उनके अपने डब्बे भरे जाते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूं कि अल्लाह के वास्ते साइड एरिया में आकर जो हमारे यहाँ नालों पे कब्जे हो चुके हैं, जो फैक्ट्री बन चुकी है, जो पार्किंग है, उनको ख़त्म करा जाए इससे पहले कि कोई बड़ा वाक़या हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी फरमाइए। एक तो ये कि महकमा बल्दियात जो मुख्तलिफ नालों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, इसी के महकमे का जो ऑफिस है, मरकजी दफ्तर है, खुद नाले पे है। ये अदालत से आप इस चीज़ की निशानदेही करेंगे। दूसरी बात, जबकि ये देखा गया है कि कहीं भी अगर कार्रवाई शुरू करती है तो बशुबा की इजाज़त तो वो अगर आगे जाके खड़े हो जाते हैं राउंड अगर कार्रवाई शुरू होगी तो इसकी क्या जमानत है, क्या आइंदा। और कराची में आपकी इसका मुकाबला किस जमात से आइंदा का बात है कि अगर काम है तो देखिए, एक तो आपने कहा कि नालों के खिलाफ इंक्रोच। हम कहते हैं कि नालों में दो किस्म के लोग हैं। एक हैं गरीब लोग जिन्हें किसी ने बसा दिया, उनको कंपनसेट किया जाए, उनको कहीं और आबाद किया जाए, जैसा कि गुजर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले में हुआ, उसी फॉलो किया जाए। बहुत सारी ज़मीनें हैं, जब इनके पास इनके सिस्टम्स को ज़मीनें कब्ज़ा करने के लिए मिल जाती हैं, तो अगर वज़ीर आला सिंध ने ज़मीन दे सकता तो अली हसन बरोई को दे दे, वो दे देगा ज़मीन। तो जो गरीब लोग हैं 50 गज, 60 गज, 80 गज, उनको तो कंपनसेट किया जाए। लेकिन अगर कोई फैक्ट्रीज़ हैं, उनकी पार्किंग्स हैं, कोई बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनको खाली कर दें। हम आवाम के साथ खड़े होते हैं, लेकिन हमारा स्टैंड कुछ और होता है। हमारा स्टैंड होता है कि इनको कंपनसेट करें, कहीं और प्लॉट दें, जैसे लियारी में दिया था लेकिन उनको दरबदर नहीं होने दिया जाए। दूसरा, कराची में मुकाबला इंशाअल्लाह हमारा किसी से नहीं है। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह कराची कप्तान का है, कराची इमरान खान का है, कराची तहरीक इंसाफ का है, बाकी तमाम पार्टीज़ होंगी। अल्टीमेटली इलेक्शन होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि गैप इतना ज़्यादा है। लेकिन कहीं मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं मज़ाफ़ाती इलाकों में पीपल्स पार्टी से हो जाएगा, कहीं इनकम से होगा, कहीं किसी से होगा, लेकिन इंशाअल्लाह कराची कप्तान। अच्छा हलीम साहब, सईद गनी थोड़ी देर पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, आपसे भी ये सवाल है। वो कहते हैं कि हमने अपोजिशन की सारी जो तरामीम थी वो शामिल कर ली हैं इस बिल में, अब ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं। आप बताएं इसमें आप शामिल क्या करवाना चाहते हैं जो वो शामिल नहीं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, ये हमें मामू बनाना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट जो है अपोजिशन को और मीडिया को सबको मामू बनाना चाह रही है। मैंने जैसे पहले कहा था कि असल इशू अमेंडमेंट आई है 2013 के बिल में, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013। वो एक इतना बड़ा वायलेशन है आइन के आर्टिकल 7, 8, 32 एंड 148। उसके अंदर तमाम इख्तियारात, मोटे मोटे इख्तियार देखिए ना, वाटर बोर्ड वापस ले लिया, SBCA वापस ले लिया, कचरा वापस, बहुत कुछ वापस ले लिया, टैक्स कलेक्शन के इख्तियार, लंबी फहरिस्त है। 2013 का इख्तियार कुएं में पड़ा हुआ वो कुत्ता है। अब कहते हैं ना कि कुएं के पानी निकालने से कुछ नहीं होगा, कुत्ता निकालना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट्स को, ये तो कुत्ते की दुम है, कान है, हमें कुत्ते की दुम निकालने से कुछ नहीं होगा, कुत्ता निकालना पड़ेगा। 2013 में इश्यूज हैं बहुत। और ये जो बात करते हैं, बिल में गवर्नर साहब ने ऑब्जर्वेशंस दी, 4-5 इन्होंने वापस ले ली। लेकिन असल तो इशू, चूंकि गवर्नर का तो महदूद मैंडेट था कि जो चीज़ बिल में जा रही है उस पर कर सकते थे। देखिए, हम कहते हैं कि इसको आइन के आर्टिकल 240A से मुतसादिम है। ये तमाम कुछ 15-16 छीकें हैं तो आइन के आर्टिकल 2013 की, जिनको वापस होना चाहिए। और देखिए, रियासत या गवर्नमेंट, उसका मतलब है वाज़े हो चुका है, 3 टीयर्स, फेडरेशन, सूबा और लोकल गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट कहती है रियासत और गवर्नमेंट का मतलब है सूबे में आगे ख़त्म हो जाता है। ये NFC के तहत इख्तियार लेना चाहते हैं, PFC के तहत नहीं देना चाहते हैं।
تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آئین جو اختیار دے رہا ہے اس کو اس سے مطابقت رکھتے ہوئے ایکٹ بنا دیجئے، ہمیں قبول ہوگا۔ یہ کالا قانون ہے، یہ ظالمانہ قانون ہے، یہ زردارانہ قانون ہے، یہ باجارانہ قانون ہے۔ ہم نہ اس سرداری سسٹم کو مانتے ہیں۔ یہ سرداری سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، زرداری سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اور بازاری سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اب بازاری کو پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہوں گے کہ دو مراد علی شاہ صاحب ہیں، ایک ہے مراد علی شاہ صاحب بھریا والے اور ایک ہے بازارہ والے۔ تو میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بازاری مراد علی شاہ صاحب جو بازارہ سے ہیں، وہ میں پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ میں کوئی سلیم بازاری کی بات کر رہا ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ دو مراد علی شاہ صاحب ہیں سندھ اسمبلی میں، ایک ہے بھریا روڈ کے، ایک ہے بازارہ کے۔ تو اس لیے بازارہ مینس مراد علی شاہ بازاری اور زرداری، یہ دو سسٹم ان کو ہم نہیں چلے گا۔ اچھا علی صاحب یہ بتائیں آپ کی کیا اطلاعات ہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ عالمگیر کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کے والد کو دھماکے میں جو ہے ہلاک کیا گیا ہے۔ سوئی سودن گیس پر کہا گیا کہ گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے، لیکن ان کی تردید آ چکی ہے کہ ان کی کوئی یہاں سے اس جگہ پر کوئی لائن نہیں جا رہی تھی، لہٰذا وہ ان کی طرف سے بھی دھماکہ نہیں ہوا۔ تو یہ اتنا بڑا دھماکہ جس سے اتنا بڑا نقصان 17 جانیں گئی اور باقی لوگ زخمی ہوئے، آپ بھی فیڈرل گورنمنٹ میں، آپ کے پاس بھی ادارے، آپ کی کیا اطلاعات ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے، ذمہ دار کون ہے، کیسے ہوا دھماکہ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو عالمگیر خان صاحب سے میری بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے اگر جو کہتے ہیں جن کا والد گئے اور جن کے دیگر جو متاثرین ہیں وہ جو بھی خدشے کا اظہار کرتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس دھماکے کے واقعے کی JIT بننی چاہیے اور تاکہ تمام پہلوؤں کو غور کر لیں۔ سوئی سدرن گیس کا کلیم ہے کہ ہماری کوئی لائن نہیں ٹوٹی ہے۔ پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ جی وہ چونکہ نیچے سے گٹر ہے اور اکثر یہ ہوتے رہتے ہیں، گیس اکٹھی ہو جاتی ہے، تو ہم نہ ایکسپرٹ ہیں نہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے لوگ ہیں۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، JIT بننی چاہیے، اس کے تحت جو بھی اگر عالمگیر خان صاحب کے جو خدشات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گٹر گردی ہے، سندھ حکومت کی گٹر گردی، میں اس کو سمجھتا ہوں جب تک کوئی اور پہلو سامنے نہ آ جائے کہ گٹروں میں نالے صفائی نہ کرنے کے اوپر ساری تباہی ہو۔ علی بھائی ایک سوال کراچی میں بھی ایک ہاؤسنگ کی جب توسیع دی گئی اس کو لوگ بات ہو گئے، یہ ظاہرے ہوئے، کیا یہ اسی عمل کا دوسرے سے مزید توسیع دی جا رہی ہے، نواب اسی پروجیکٹ سے زمین بدل دی جا رہی ہے، کیا؟ دیکھیے پورے سندھ میں اب رپیٹ کرنا چاہتا ہوں، سندھ میں کوئی 39 لاکھ ایکڑ زمین پر قبضے ہیں اور یہ سرداروں نے، اور آج کل سرداروں سے بڑے زردار بن چکے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے جہاں چاہتے ہیں وہ قبضے کر لیتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں قبضے کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو بار بار کہہ چکا ہوں ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ سندھ میں جو زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں کہیں بھی ہوئے ہیں، کراچی سے لے کے لاڑکانہ تک، ایک سینئر جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور ایک دفعہ یہ جو ریاست کے زمینیں ہیں، جو ریاست کا سمجھے کہ پاکستانیوں کی زمینیں ہیں، اس کے اوپر انکوائری۔ اچھا علیم صاحب، یہ دیکھیے سندھ حکومت یہ نوسر بازوں کا ٹولہ ہے، انہوں نے کوئی رابطہ ہم سے نہیں کیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس روز بھی مجھے افسوس ہے ناصر شاہ صاحب پہ، ہم تو سید بادشاہ سمجھتے تھے، آئے ہم نے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات چیت کا انہوں نے ہم سے ایسا چینل نہیں کھولا۔ اب بات چیت کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہیں، بات چیت کرنی ہے پہلے واپس لو، ڈائلاگ کر۔ اچھا علیم صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ کراچی عمران خان کا ہے، کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا PTI کا MQM سے بھی مقابلہ ختم ہو چکا ہے؟ اور جسٹس وجی صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان پہ الزام لگایا ہے کہ وہ 30 لاکھ روپے جہانگیر ترین سے لیتے تھے۔ یہ الزام لگانے کے بعد وہ فوراً ہی MQM کے دفتر اگلے روز چلے گئے ملاقات کرنے کے لیے، تو کیا سمجھ رہے ہیں MQM اور آپ کا الائنس برقرار رہے گا؟ کوئی اچھے تعلقات MQM کے ساتھ ہیں یا ختم ہونے والا ہے یہ اتحاد؟ وہ کون ہے ٹک ٹاک کون ہے، وہ کیا نام ہے اس کا؟ حریم شاہ۔ واہ، جیسے حریم شاہ مشہور ہونے کے لیے کسی کا نام لگاتی ہے نا، گھڑی دکھاتی ہے، اس لیے جسٹس وجی بند پڑے ہوئے تھے، گم ہوئے تو انہوں نے عمران خان کا ذکر کر دیا، وہ بھی خبروں میں آ گئے۔ اس کے آگے